Hello students, today we will start class 8 chapter 4 geography agriculture। देखिए जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं किसी ना किसी चीज़ का। यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि एक विलेज में एक फार्मर से पूछ रहे हैं। अभी देखिए जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी लैंड को जोत रहा है, अपने खेतों में अपनी ज़मीन जो है उसको उसके ऊपर टिलिंग कर रहा है। अब जो गुरप्रीत माधुर टीना उससे पूछते हैं कि आप जो है ये कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या है। तब फार्मर जो है उनको बताता है कि वो वीट को प्रोडक्शन करेगा यहाँ पर। अब जब वो यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन करेगा तो उसमें कुछ जो सोइल है उसमें कुछ मैन्यूर्स ऐड कर देगा, मतलब उसमें कुछ ऐसे उर्वरक जो है मिक्स करेगा जिसकी वजह से जो सोइल है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि उपजाऊ हो जाएगी। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. वो बताता है उन चिल्ड्रंस को कि वो ये जो वीट का प्रोडक्शन करेगा उसको मंडी में बेच देगा, जहाँ से उसको अच्छा प्राइस मिलेगा उसके बदले में, और फिर उसके बाद उसको फैक्ट्रीज़ में लेके जाएगा जहाँ पर उसे ब्रेड और बिस्किट वगैरह बनाए जाएंगे। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको 3 टाइप्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम प्लांट से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। जो प्लांट्स है उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट वो होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए बने होते हैं, जैसे कि बिस्किट है, ब्रेड है या फिर क्लोथ्स हैं। ये सब क्या है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए बने हुए हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी और दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम चीनी बनाते हैं तो चीनी के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, गन्ने से हमने जो है चीनी बनाई, लेकिन चीनी जो है वो क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसका जो है कंज्यूमर्स को हम सेल करेंगे डायरेक्ट यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसमें हम या तो कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से कोई प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, गैदरिंग है। ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल है। एग्रीकल्चर में भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, फिशिंग में भी मछली पालन जो करते हैं उसमें भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैदरिंग का मतलब होता है जो फॉरेस्ट होते हैं, वनों में, जैसे कि आदि मानव करता था, वहाँ से कंद मूल फल फूल जो भी उसको मिलता था उनको इकट्ठा करना क्या होता है, गैदरिंग होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है इस प्रोसेस को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने प्राइमरी जो एक्टिविटी है उसमें वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं कि जो वीट हमें यहाँ से मिला उस वीट को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रेड या फिर बिस्किट में। अब देखिए ये जो वीट है इसको ब्रेड या बिस्किट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसको क्या कहा जाता है, टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सेकेंडरी सेक्टर में, मान लीजिए प्राइमरी में हमने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, सेकेंडरी में उससे ब्रेड बनाए, लेकिन टर्सरी सेक्टर में हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेड हैं इनको हम ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। यानी कि जो टर्सरी सेक्टर होता है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अभी हमने पढ़ी। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद देखिए जो वर्ड ओरिजिन है, एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, एगर और एग्री। एगर और एग्री का मतलब होता है सोयल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो सोयल के ऊपर कल्टीवेशन करना ही क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इसमें जो है
किसका प्रोडक्शन किया जाता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, या फिर फ्रूट्स का किया जाता है, या फिर वेजिटेबल्स का। इसके अलावा फ्लावर्स का भी, फूलों का, या फिर जो है रेयरिंग की जाती है। रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन, पशुचारण करना। जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके 50% जो पर्सन है वो इस एक्टिविटी में इंगेज हैं। इस जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है इसमें लगे हुए हैं लगभग 50% जो पर्सन है टोटल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, 2/3 हिस्सा। इसके बाद देखिए जो एग्रीकल्चर है उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो वो सबसे पहले बात आती है फेवरेबल टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी क्या होती है, किसी भी जगह की सलाह करती होती है, यानी कि वहाँ की लैंड है जो वो कैसी है, वहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं, या फिर कोई प्लेन एरिया है, या फिर कोई रिवर वैली है, किस तरीके का एरिया वहाँ पर है। ये सारी चीज़ें भी जो है बहुत ही इफ़ेक्ट डालती हैं अपना एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि देखिए माउंटेन रीजन में एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टीप स्लोप्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेन एरियाज़ की, तो वहाँ पर जो है प्रोडक्शन करना, एग्रीकल्चर करना बहुत ही आसान काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है इरिगेशन के लिए भी, जैसे जो रिवर वैलीज़ हैं वहाँ पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधन बहुत अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरीके की जो जगह होती हैं वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा क्लाइमेट, किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट है उसमें मेनली 2 चीज़ें जो है अपना इफेक्ट डालती हैं। एक तो रेनफॉल होती है कि किसी एरिया में कितनी बारिश होती है। अगर किसी एरिया में बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम, एक तरीके से कह सकते हैं कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत से ऐसे एरियाज़ भी हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, टेम्परेचर है। अब देखिए टेम्परेचर में क्या होता है कि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर में होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो लो टेम्परेचर में होती हैं। अगर हम वीट का ही एग्जाम्पल लें, गेहूँ का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको जिस टाइम पर हम बोते हैं तो उस टाइम पे उसको उगने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो पकता है तो उसके लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो टोपोग्राफी और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए उगाने के लिए अगर हम बिल्कुल परफेक्ट जो है लैंड की बात करें तो वो कौन सी होती है, अरेबल लैंड होती है। इन द मैप, ये जो मैप दे रखा है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेबल फैक्टर्स हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं और किस किस जगह पर, किस किस प्लेस पर ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है ये कैसा एरिया है, अरेबल लैंड है, यानी कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला एरिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें तो ये क्या है, ये एक प्लेन एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। ये जो नॉर्थन प्लेन वाला एरिया है, ये आप जो देख रही हैं ये सारा का सारा एरिया कैसा है, नॉर्थन प्लेन है। ठीक है, और जो नॉर्थन प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक तो गंगा रिवर आती है और इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी होती हैं, जो नदियाँ उन नदियों के अंदर आकर मिल जाती हैं, तो वो सारी नदियाँ मिलकर इस वाले एरिया को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं, क्योंकि इन नदियों में बहकर आई हुई जो मिट्टी है वो यहाँ पर जमा हो गई है। और वो जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसकी वजह से ये एरिया क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि बाकी जो एरिया है वो कैसा है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर बहुत ही घने वन है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर और प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है रिवर वैलीज़ की वजह से ये एरिया क्या है, यहाँ पर मिसिसिपी रिवर है, ठीक है, इनकी वजह से ये एरिया बहुत ही फर्टाइल हो गया और यहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला रीजन जो कि 0 डिग्री वाला रीजन है। अब देखिए 0 डिग्री जो है इस मैप में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम 0 डिग्री की बात करें, ये रहा, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो 0 डिग्री है उस पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ वो फॉरेस्ट हो पाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में उगते हैं।
इस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो है जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, तो इतने कम टेम्परेचर में भी बहुत कम क्रॉप्स हो पाती हैं, बहुत कम वेजिटेशन हो पाती है। तो ये जो बीच वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, इसी में एग्रीकल्चर हो पाती है। और उसके लिए भी हमें डिपेंड किसके ऊपर करना पड़ता है, टोपोग्राफी के ऊपर, यानी कि कौन सा जो एरिया है वहाँ पर प्लेटू रीजन है, माउंटेन रीजन है या फिर प्लेन एरिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ एग्रीकल्चर्स के नाम दे रखे हैं कि अगर हम किस तरीके का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर है उसको फार्मिंग भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर एक साइंस एंड आर्ट है जिसमें हम मिट्टी के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं और क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, और इसके अलावा हम लाइफ स्टॉक की रेयरिंग भी करते हैं। अब देखिए जो एग्रीकल्चर है उसको हमने डिफाइन किया। इसके बाद आते हैं सेरी प्लस कल्चर यानी कि सेरीकल्चर, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है उसका प्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इसके अलावा आती है बात पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश। जो फिश होती हैं उनकी जो है नए नए ब्रीड तैयार करना, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। कुछ टैंक्स और पॉन्ड्स बनाकर क्या करना, जो फिशिंग करना, मछली पालन करना, वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। अभी बात करते हैं विटिकल्चर की। तो विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेती। अभी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लोर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़। जो वेजिटेबल और फ्लोर्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, फल फूलों और सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके बाद है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? देखिए जो हमारे पास टोटल लैंड होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग फार्म्स में, और उसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फिजिकल कुछ इनपुट्स होते हैं और जो कुछ होते हैं ह्यूमन इनपुट्स। उन दोनों इनपुट्स का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। अभी देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ह्यूमन जो इनपुट्स हैं और फिजिकल इनपुट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अभी देखिए जो टोटल प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले इनपुट की ज़रूरत होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और बाद में आउटपुट हमें मिलते हैं। इनपुट वो होते हैं जो हम प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, और प्रोसेस होती हैं उसके उगने से लेकर उसके पकने तक की प्रोसेस, और आउटपुट जो क्रॉप्स हमें मिली। अभी देखिए इनपुट में एक तो मशीनरी का हम यूज़ करेंगे, सीड्स का यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे। अब उसको जो है पूरा साल यहाँ बीज बोने से लेकर और उगने तक और पकने तक की जो प्रोसेस है उसमें हम कुछ स्प्रे वगैरह भी करते हैं। खेतों को जोता, उसमें बीजों को बोया, उसके बाद उसमें पेस्टिसाइड्स की स्प्रे की, इसके अलावा उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स भी हम डालते हैं। उसके बाद उसकी कटाई का टाइम आता है। तो ये सारी क्या है? प्रोसेस है। और फिर आउटपुट क्या होता है? जो क्रॉप हमें वहाँ से मिली, मान लीजिए हमने गेहूँ उगाया था, तो गेहूँ जो पके हुए गेहूँ हैं वो क्या है? हमारे आउटपुट है। अब देखिए जो इनपुट हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। फिजिकल इनपुट वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, सोइल है, स्लोप है, टेम्परेचर है या फिर सनसाइन है। ठीक है। ह्यूमन इनपुट्स कौन से होते हैं? जो हम मनुष्य का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि उसको स्टोर करना, लेबर, ठीक है, जो श्रमिक वहाँ पर लगते हैं, मशीनरी भी मनुष्य ने ही बनाई है, और इसके अलावा केमिकल्स, ये सब क्या है? ह्यूमन इनपुट्स हैं, यानी कि मनुष्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम फार्मिंग को अलग अलग तरीके से जो है क्लासीफाई करेंगे। इसमें जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैनर, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो डाले जाते हैं। नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके बजाय कौन से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है? केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी फार्मिंग होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जहाँ पर हम केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वो कौन सी फार्मिंग होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है फार्मिंग होती है। अभी देखिए जो एग्रीकल्चर के बाद हम बात करें फार्मिंग की टाइप्स की,
तो देखिए जो डिमांड है या फिर प्रोडक्शन है या फिर लेबर है या फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन सब के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं फार्मिंग को। तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स से हमने क्लासीफाई किया है। एक तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो है निर्वाह कृषि। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर सिर्फ अपने निर्वाह के लिए करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते, कोई भी केमिकल हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपनी फैमिली की आजीविका चलाने के लिए हम यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते हैं। सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है व्यापारिक कृषि, यानी कि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो बेचने के लिए किया है। अभी बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल भी बता देती हूँ। अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो मान लीजिए हमारे पास जो ज़मीन है उसमें हम गेहूँ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम बिल्कुल लो लेवल की टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल फैमिली जो लेबर है वो मिलकर वहाँ पर, मतलब हमने कोई ऐसी लेबर हायर नहीं की जो वहाँ पर वर्क करेगी, सिर्फ फैमिली मेम्बर मिलकर ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन होगा उसको भी हम किसके लिए यूज़ करेंगे, अपनी फैमिली में या फिर पशुओं के लिए खाने के लिए ही यूज़ करेंगे, उसको बेचने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो वो कैसी फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। लेकिन अगर बात करें कॉमर्शियल फार्मिंग की, तो उसमें क्या होता है, हम प्रोडक्शन बेचने के लिए यानी कि व्यापार के लिए करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर मान लीजिए हम बनाना प्लांटेशन कर रहे हैं। बनाना प्लांटेशन किसका एग्जाम्पल है, कॉमर्शियल फार्मिंग का है। अब हमने बनाना प्लांटेशन किया, बनाना का हमने वहाँ पे प्रोडक्शन किया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उन सारे बनानाज का यूज़ खाने के लिए करें, वो हमने किस लिए प्रोड्यूस किया है, बेचने के लिए, ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। इसके बाद जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है और दूसरी होती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटी सी ज़मीन होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है ज़्यादा लेबर और ज़्यादा जो है टूल्स का यूज़ नहीं किया जाता, उस पर सिर्फ सिंपल तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। अब जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें लैंड कम होती है और उसके ऊपर पॉपुलेशन बर्डन ज़्यादा होता है, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, तो उस ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए उस थोड़ी ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और छोटे से ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे कि वीट है, मेज़ है, पल्सेस हैं या फिर ऑयल सीड्स हैं, इस तरीके का प्रोडक्शन हम यहाँ पर करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पर है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ज़मीन थोड़ी होती है और उसके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो उस ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं जहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि साउथर्न एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, आप सबको पता है एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस तरीके की एग्रीकल्चर की जाती है। अभी देखिए दूसरा जो टाइप था प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें मेनली हम इंक्लूड करते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को और नोमैडिक हेरिडिंग को। देखिए जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है उसमें क्या होता है कि हम ज़मीन का एक टुकड़ा जो है उसको साफ़ करेंगे, पेड़ों की वहाँ से कटाई करेंगे और उन पेड़ों को काटने के बाद कुछ टाइम बाद उनको वहाँ से जला देंगे। ठीक है, अब जब वो जल जाएंगे तो उनकी जो राख होती है, एसिड जो होती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो सोइल है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देंगे। हमने वहाँ पर लगातार एग्रीकल्चर की काफ़ी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो सोइल जो है अपनी फर्टिलिटी खो देती है। अब उस सोइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो हमने क्या किया, इस एरिया में एग्रीकल्चर करना बंद कर दिया। हमने किसी और एरिया में जाके ज़मीन को साफ़ किया और दोबारा से वहाँ पर पेड़ों की कटाई करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन सी एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसके बाद है नोमैटिक हर्डिंग। नोमैटिक हर्डिंग का मतलब होता है कि हम पशु जैसे कि भेड़ बकरी वगैरह को पालते हैं और फिर उनको जो है हम शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब अगर किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर सर्दियों में घास, जैसे कि हम पहाड़ी एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर सर्दियों में क्या होता है, बर्फ़ जमा हो जाती है, इसलिए उन लोगों को वहाँ से मूव करके जो है किसी दूसरे एरियाज़ में जाना पड़ता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में वो दोबारा से वहीं चले जाते हैं। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पर की जाती है, तो ये हाईली फॉरेस्टेड एरियाज़ में की जाती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर की जाती है। अब वो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन है,
ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट ऑफ साउथर्न एशिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। ये जो एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और क्विक रिकग्निशन यहाँ पर होता है। अब देखिए इसके बाद अगर हम एक प्लॉट की बात करें, मैंने अभी बता दिया था कि एक प्लॉट को क्लियर किया जाता है और वहाँ से जो ट्रीज़ होते हैं उनको जला दिया जाता है। उसके बाद वो जो एसिड्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और फिर वहाँ क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि मेज़ है, याम है या फिर पोटैटोज़ है, कसावा है। इस तरीके की एग्रीकल्चर वहाँ पर की जाती है। और जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो क्या किया जाता है, किसी दूसरे एरिया में जाके एग्रीकल्चर की जाती है और इसको क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया था कि जो लोग होते हैं अपनी भेड़ बकरियां या फिर कैमल वगैरह पालते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैमल्स का एग्जांपल दे रखा है। नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स, जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो अपने कैमल्स के साथ यहाँ पर हैं, ठीक है। वो क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ये जो इस तरीके की सेमी अराइड और अराइड रीजन होते हैं सहारा के, उनमें की जाती है, जैसे कि सेंट्रल एशिया है या फिर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जैसे कि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरीके की खेती की जाती है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, इंडिया में पहाड़ी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। क्योंकि उनको अपने पशुओं के लिए, चारे के लिए या फिर पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेट रूट्स बनाने पड़ते हैं। अभी जो टाइप ऑफ मूवमेंट होता है ये कई तरीके का होता है। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी या फिर टेरेंस भी जो है अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि शिप, कैमल, याक, गोट वगैरह अपने वो पालते हैं और उनको जो है किसके लिए पालते हैं, वो दूध के लिए, मीट के लिए या फिर वूल यानी कि ऊन के लिए जो उनको पालते हैं। इसके बाद बात आती है कॉमर्शियल फार्मिंग की। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, मार्केट में सेल करने के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया था और बनाना का एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। शुगर केन प्लांटेशन जो है वो किसका एग्जांपल है, कॉमर्शियल फार्मिंग का, यानी कि यहाँ पर गन्ने का प्रोडक्शन किया है। ऐसा तो है नहीं कि गन्ने से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, गन्ने को हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम। इसको हमने किस लिए जो है उगाया है, बेचने के लिए, सेल इन मार्केट। इसके बाद ये जो एरियाज़ होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूंजी लगा के फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से कमाया जाता है। इसमें जो है मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग में, और यहाँ पर ग्रेन्स की फार्मिंग की जाती है, फिर मिक्स्ड फार्मिंग भी यहाँ पर की जा सकती है, और इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी यहाँ पर की जा सकती है। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है हम वहाँ पे क्रॉप्स को जो है मिक्स करके उगाते हैं। एक लाइन में एक क्रॉप को और दूसरी लाइन में किसी दूसरे क्रॉप्स को हम वहाँ पे उगा देते हैं। अब ये इस तरीके की जो कल्टीवेशन होती है इसमें जो है कमर्शियल पर्पज़ से इसको उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वीट, मेज़ या फिर यहाँ पर दालें वगैरह का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब देखिए मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है उसमें क्या होता है, लैंड को हम यूज़ करते हैं फूड और फूडर क्रॉप्स के लिए। जैसे कि हमने मान लीजिए जो मक्का है उसको हम उसको दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको मनुष्यों के खाने के लिए भी और जो है एनिमल्स के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर की जाती है, यूरोप, ईस्टर्न एशिया, अर्जेंटीना, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए जो प्लांटेशन है उसके भी दो टाइप होते हैं। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, केशू, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। जो इस तरीके की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं जिससे हम कोई ना कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी के होते हैं, शुगर केन के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेबर और कैपिटल की ज़रूरत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन ए फार्म इटसेल्फ और इन नियर बी फैक्ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन करके जो नियर फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर इसको बेच दिया जाता है, और इसके लिए बहुत ही अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद जो मेजर प्लांटेशन है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हैं, यानी कि जो ऐसे रीजन्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में हम उनको काउंट करते हैं। रबर जो है वो मलेशिया में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है उसका, कॉफ़ी का ब्राज़ील में किया जाता है, और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में टी का प्रोडक्शन होता है और श्रीलंका में भी टी का प्रोडक्शन होता है। अभी देखिए कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी हम देख सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उनको सप्लाई भी किया जाता है। अब इन कुछ मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो उसमें से हैं वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेटस।
जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। बेवरेज क्रॉप्स होती हैं जो पेय फसलें होती हैं, चाय और कॉफ़ी, जिनका हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखिए अगर राइस की हम बात करते हैं तो राइस एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड की, और इट इज़ ए स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब होता है कि हम उसको जो है कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम गेहूँ है, गेहूँ क्या है हमारे लिए मेन फूड है, उसका हम डेली यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेपल फूड के रूप में किसका हम यूज़ करते हैं? राइस का। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर जो राइस है वो मेन फूड होता है वहाँ का, और स्टेपल फूड जो कोई और दूसरी क्रॉप्स होते हैं जैसे कि गेहूँ भी हो सकता है। अब जो राइस है उसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस दे रखी हैं कि राइस का अगर हमें प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली है राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। राइस के प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो चाइना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया का, जो चाइना है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है राइस का। उसके बाद है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इसके अलावा जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में भी है। और यहाँ पर जो है 2 या 3 बार इन क्रॉप्स का पूरे साल में प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि हमारे वाले जो एरियाज़ हैं हरियाणा, पंजाब वाले, वहाँ पर गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं, बाजरे का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जो है धान का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो राइस का प्रोडक्शन है यहाँ पर सिर्फ एक बार ही हो पाता है साल में, लेकिन वहाँ 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस है वो इसके अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं वीट की। वीट के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है मीडियम, यानी कि जब हम इसको उगाते हैं तो उस टाइम पे लो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि सर्दियों के मौसम में हम इसको उगाते हैं, और जब इसको काटते हैं, जब ये पकता है, तो उस टाइम पे इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आप सबको पता है वीट को हम कब काटते हैं? अप्रैल के महीने में काटते हैं, ठीक है। उस टाइम पर क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है और ये अच्छी पूरी तरह से पक चुका होता है। इसके अलावा इसको पकने के लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, और जब ये उगता है तो उस टाइम पे इसको रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है, और ये लोमी सॉइल में ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो क्या है? USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया में जो है गेहूँ का प्रोडक्शन कब किया जाता है? विंटर सीजन में किया जाता है। इसके बाद है मिलेटस, यानी कि मोटे अनाज जो होते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा वगैरह को हम काउंट करते हैं। अब इनको जो है ये जो ग्रेन्स होते हैं इनको भी फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स की ज़रूरत होती है। इतनी ज़्यादा फर्टाइल की ज़रूरत नहीं होती और इतना ही ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इसके लिए लो रेनफॉल होती है। आप सबको पता है जब बाजरे का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए बहुत ही कम रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश की ज़रूरत होती है, और ना ही उसके लिए ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ही ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। जो ज्वार, बाजरा और रागी है इनका इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है मिलेटस में से। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं वो है नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। अभी बात करते हैं मेज़ की। मेज़ के लिए जो है मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेज़ का प्रोडक्शन, मक्का का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और मॉडरेट ही रेनफॉल यहाँ पर चाहिए, और लोड्स ऑफ सनशाइन, यानी कि चमकती हुई धूप की यहाँ पर ज़रूरत होती है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल साफ़ मौसम होना चाहिए। और सोयल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए। मेज जो है वो मेनली नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। अभी देखिए जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, मतलब कम बारिश की ज़रूरत होती है, और इसके लिए जो है काफ़ी दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें धूप निकलती है, चमकती हुई धूप इसके लिए चाहिए। और इसको जो है ब्लैक सॉइल में, यानी कि जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी जो होती है, उसमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, और इसके अलावा एलुवियल सॉइल में भी प्रोडक्शन किया जाता है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है? तो वो है चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके? कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका मेन रॉ मटेरियल कौन सा होता है? कॉटन ही होता है, कपास होता है। इसके बाद बात करें अगर जूट की, तो जूट जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए सुनहरा रेशा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जूट जो है एक महत्वपूर्ण रेशा है।
इसके लिए एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि आर्द्र वहाँ पर जलवायु होनी चाहिए। इस क्रॉप्स का इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किसके? जूट के। इसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म्स एंड वेट क्लाइमेट। जो कॉफ़ी होती है उसको गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है और इसमें लोमी सॉइल की भी ज़रूरत होती है। जो हिल स्लोप्स होते हैं यानी कि पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहाँ पर इसका जो है ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए मोर स्टेबल है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कर्नाटका जो है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है। और जो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया और इंडिया में भी प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में मैंने अभी बताया, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है कॉफ़ी का? कर्नाटका में होता है। इसके बाद बात करते हैं टी की। टी जो है वो क्या है? एक बेवरेज क्रॉप है। कॉफ़ी की तरह टी भी क्या है? एक पेय फसल है और इसके लिए कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और इसके अलावा हाई रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। देखिए जो पूरा साल होता है उसमें अगर हल्की हल्की बारिश की बूंदें चाय के पेड़ों के ऊपर गिरती रहती हैं तो वो इस फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके अलावा इसमें काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कि मशीनरी से जो काम किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है। लेबर यहाँ पर ज़्यादा काम करती है, हाथ से काम किए जाते हैं ज़्यादातर। और इसके लिए जो है कौन कौन सी लीडिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाय का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद बात आती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उसमें हम क्या करते हैं? ऐसा जो आपने एफर्ट्स लगाते हैं यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं। जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो सोइल है उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाया जाता है और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्ट्स की, तो यहाँ पर बहुत ही स्टेबल जो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। वाणिज्यिक और व्यापारिक जो एग्रीकल्चर होती है, कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर होती है वो की जाती है। अब जैसे अगर हम बात करें दो केस स्टडीज़ की, जो फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए की है। जो फार्म्स इन इंडिया हैं, इंडिया में जो फार्म्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं और जो यूएसए की जो फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो है डेवलपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से इंडिया देखिए एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यानी कि यहाँ पर जो है विकास हो रहा है, कंटिन्यू है, विकासशील देश है, डेवलपिंग है। जैसे इंडिया का ये एक जो है खेत दिखा रखा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा विलेज है जो है आदिलाबाद में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर मुनीलाल जो है वो एक छोटा सा किसान है। वो वहाँ पर लगभग 1.5 हेक्टेयर में 1.5 हेक्टेयर में एग्रीकल्चर करता है और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मिलकर उसकी हेल्प करते हैं यहाँ पर यील्डिंग करने में, यहाँ पर जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। और फिर वो उन सीड्स को जो है मार्केट से परचेज़ करते हैं एक अल्टरनेट ईयर के लिए। और उसके बाद जो सॉइल की में वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नॉर्मली डालकर उसमें जो है अपने जो बुल्लोक्स हैं उनसे एक तरीके से उन खेतों को जोतता है अपने बैलगाड़ी, जो जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अपने बैलों की मदद से यहाँ पर एग्रीकल्चर करता है इन खेतों को जोतने के बाद। तो यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है, किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का, किसी भी हायर मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। जो मुन्नालाल है उसके पास 2 बुफेलोज भी हैं, इसके अलावा कुछ हैंस भी उसके पास हैं, तो वो वहाँ से जो मिल्क वगैरह है उसको बेचता है। फिर कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वहाँ पर उसके पास में ही टाउन में, वहाँ उस दूध को वो बेच देता है, उससे उसकी जो इनकम होती है उससे अपना एक तरीके से हम कह सकते हैं घर चलाता है। अब देखिए वहाँ पर अपने जो कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन इस तरीके का भी किया जाता है जिससे वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अपने भैंसों वगैरह के लिए चारे का वो अरेंजमेंट कर सकें। तो उसके जो फैमिली के सभी मेंबर होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कभी कभी वो एग्रीकल्चर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से या फिर बैंक से लोन भी ले लेता है ताकि वो HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स खरीद सकें, यानी कि अच्छी किस्म के बीज जो है वो खरीद सके और कुछ इम्प्लीमेंटेशन अपने एग्रीकल्चर में कर सके। इसके बाद अगर वो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है उसको
शहर में जाकर मंडी में बेच देता है, तो वहाँ से उसको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाता है, जिससे सिर्फ वो अपना घर चला सकता है, सिर्फ इतना ही प्रॉफिट उसको हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में जो फार्म्स है, देखिए यूएसए में ये जो फार्म है आप आसानी से देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत यूएसए में होते हैं, लगभग 250 हेक्टेयर के। इनकी एक खेत जो है वो लगभग 250 हेक्टेयर का होता है, और वहाँ पर जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि ये जो जोए हरन जो है वहाँ पर एक किसान है, और वो 300 हेक्टेयर ज़मीन पर जो है खेती करता है। अब देखिए 300 हेक्टेयर ज़मीन पर अगर एक साथ एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसके लिए वो मशीनरीज का यूज़ करता है, ट्रैक्टर से जुताई करता है, ना कि बुल्डोग से। और इसके अलावा जो अपने खेतों में स्प्रे करता है पेस्टिसाइड्स की, वो कैसे हो रही है, जो है हेलीकॉप्टर से, यानी कि यहाँ पर उनके लिए वो बड़े लेवल पर जो है काम करता है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अगर 300 हेक्टेयर की ज़मीन पर एक साथ इस तरीके से जो काम किया जाता है, तो वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी उनके पास अच्छे हैं, वहाँ की सोइल को फर्टाइल बनाने के लिए उनके पास जो है बहुत पैसा भी है, जिसमें वो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उनका प्रोडक्शन उनको डालकर अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसकी वजह से उसने एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें वो क्या करते हैं, ये जो स्प्रे है पेस्टिसाइड्स की, ये एरोप्लेन्स की वगैरह यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह की हेल्प से करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, और कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क वो वहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अभी हमने स्प्रे वगैरह का देखा। और इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको वो अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको बड़े हायर प्राइसेस पर बेचते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।